हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। लास्ट लेसन में हमने स्टार्ट किया था अपभ्रंश और हिंदी का संबंध। उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी भाषा के संबंध को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा की ध्वनि व्यवस्था तथा व्याकरणिक व्यवस्था को समझना। जब हम पुरानी भाषाओं की ध्वनि व्यवस्था को जानने की एकमात्र आधार लिपि और उनका लेखन पद्धति है। अपभ्रंश की लिपि और लेखन पद्धति में एक रूपता का अभाव आरंभ से ही रहा है, जो कि राहुल साकेत्यान जी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी दोनों ने आरंभ से ही बताया है। क्योंकि अपभ्रंश की लेखन पद्धति भाषाई प्रवृत्ति में परिवर्तित होती रही है। समानतः देवनागरी लिपि में है। आधुनिक देवनागरी लिपि का स्वरूप 10वीं-11वीं शताब्दी में निर्मित हुई अपभ्रंश साहित्य का काफी बड़ा हिस्सा उससे पूर्व का है, जो कि हम देख चुके हैं कि अपभ्रंश के साहित्य के आरंभ होने के कुछ साक्ष्य हमें 6वीं शताब्दी से प्राप्त होने स्टार्ट होते हैं। लेकिन साहित्य की उपलब्धता ना होने के कारण इस बात का निश्चय करना संभव नहीं है। अगर हम देवनागरी लिपि में उपलब्ध अपभ्रंश साहित्य की ध्वनियों का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि हिंदी के भाषा वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन विवेकपूर्ण और अपभ्रंश की ध्वनियों के निर्देशों के अनुसार किया होगा। जब हम डॉक्टर उदित नारायण तिवारी के अनुसार संस्कृत के री, ली, ए, ओ के अतिरिक्त अन्य सभी स्वर ध्वनियों को अपभ्रंश में विद्यमान देखते हैं, तो वहां री के बारे में डॉक्टर तिवारी का मानना यह है कि यह ध्वनि अपभ्रंश में विद्यमान थी। इसका उदाहरण हमें सिद्ध हेम व्याकरण के तीनू और सिकंदू जैसे शब्दों के रूप में देखने के लिए मिलता है। पर हेमचंद के दोहे में ही कई ऐसे उदाहरण में मिलते हैं जहां र के लिए री का प्रयोग हुआ है, जैसे रिधि, बिरून, मानसुहु। रिधि विहीन मनुष्य के लिए र के स्थान पर री का प्रयोग अपभ्रंश में होता रहा है। अपभ्रंश की एक विशेषता यह भी है कि उसमें ए, ओ के ह्रस्व स्वर भी मिलते हैं, जिन्हें आज हम ओ और औ लिपि में चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। ए के उच्चारण के बारे में डॉक्टर तिवारी ने लिखा है कि बंगला, अवधी आदि भाषाओं में ए के उच्चारण में विभिन्नता से अनुमान किया जा सकता है कि अपभ्रंश में भी ए का उच्चारण विभिन्न विभिन्न रहा होगा। जैसा कि हम देख चुके हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग साहित्य का निर्माण हुआ, जिसमें उस क्षेत्र की भाषा की प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती रही है। जहां तक व्यंजन ध्वनियों की बात होती है तो डॉक्टर उदित नारायण तिवारी ने अपभ्रंश में ड़, न, श के अतिरिक्त से सभी संस्कृत ध्वनियों की विद्यमानता बताई है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार श ध्वनि का अपभ्रंश में अभाव बताया गया है। इसी के अतिरिक्त उन्होंने मह, नह, णह, लह, रह, ड और ढ व्यंजन ध्वनियों की विद्यमानता अपभ्रंश में बताई है। यह हम पहले भी देख चुके हैं कि अपभ्रंश में बै के स्थान पर बै का प्रयोग होता रहा है। इन्होंने संयुक्त ध्वनियों में मह, नह आदि तो स्वतंत्र ध्वनियां नहीं मानी जा सकती, पर ड और ढ ध्वनियों को अपभ्रंश में होने का अनुमान किया जा सकता है। जहां तक हिंदी का प्रश्न आता है, आधुनिक मानक हिंदी में लिखित रूप में लट, लिरिट, लिट को छोड़कर संस्कृत की सभी ध्वनियां विद्यमान है, पर भाषायिक रूप से र, श, ग ध्वनियां क्रमशः री, श और ग में बदल गई है। जब उनके उच्चारण की बात आती है तो शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। ब्रजभाषा और अवधी काव्य में तो री और ग ध्वनियां इस रूप में लिखी जाती है। ड और ढ ध्वनियां आधुनिक मानक हिंदी से लेकर ब्रज और अवधि तक सब में मिलती है। ब्रज, अवधि और प्रारंभिक खड़ी बोली में ड और न ध्वनियां भी नहीं मिलती। साथ ही न, न में, य, ज में, व, प में तथा श में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि न का प्रयोग संस्कृत में इतना अधिक नहीं मिलता, पर अपभ्रंश में न और न दोनों का प्रयोग मिलता है। साथ ही यह ज में परिवर्तित हो जाता है, वह ब में परिवर्तित हो जाता है तथा श की जगह स शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा श ध्वनि ब्रज में और अवधि दोनों में ही श और ख में बदल जाती है तथा कहीं कहीं पर इनके उच्चारण में या
शब्दों में इनके अर्थ में कितना परिवर्तन आ जाता है कि शय या ख किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होगा, यह बता पाना संभव नहीं हो पाता। श का उच्चारण ख जैसे मालूम पड़ता है, जिसे भ्रम तो चकित राम मोही देखा, विशुषे बिहुषे शोक सुनी चरित विशेषा, जहां विशेषा की जगह बै का प्रयोग किया गया है, शय का प्रयोग किया गया है, पर स्पष्ट नहीं होता कि इसका उच्चारण श होगा या ख होगा। जैसे ज्ञानवंत अपिशो नरपशु, बिनु पूछ विषु विषान। यह स्थिति सूर काव्य की है, पर अपभ्रंश में श वर्ण से व्यक्त होने वाली ध्वनियों का कोई पता नहीं चलता। अपभ्रंश में उपलब्ध उदाहरणों में संकलनकर्ताओं ने इन ध्वनियों का प्रयोग नहीं किया है। राहुल साक्याता जी ने अपभ्रंश में र, ए, ओ आदि स्वरों का ध्वनियों का तथा श और श आदि व्यंजन ध्वनियों का अभाव बताया है। उनके अनुसार यह का उच्चारण भी जय की तरह किया जाता है और वह बै में भेद नहीं रखा जाता। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि ध्वनि तंत्र की दृष्टि से अपभ्रंश और मध्यकालीन हिंदी का साहित्य बहुत ही समान था। यद्यपि इस निष्कर्ष से हम यह अनुमान लगाने में सहायता मिल सकती है कि कुछ पृष्ठ हिंदी क्षेत्र की बोलियों में ध्वनि तंत्र से होता था, कि हिंदी और अपभ्रंश में तथा उस समय में बोली जाने वाली भाषाओं में ध्वनि व्यवस्था के संबंध में काफी समानताएं थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनसरकारी।